आमतौर पर लोगों का जैसा कि सवाल रहता है और लोगों की जैसे कि जिज्ञासा रहती है, अक्सर लोगों के जो प्रश्न आते हैं मेरे पास कि अगर जो कोई कंप्रोमाइज़ अगर शुरू होता है तो उसको इनिशिएट कहाँ से शुरू करें। अगर जो पति पत्नी के बीच में अगर जो किसी भी रूप से किसी भी तरीके से अगर जो कोई सुलह या समझौता की कोई बात बन नहीं है तो हम प्रारंभ कैसे करें, क्या क्या हमको स्टेप या क्या क्या हमको सावधानी बरतनी चाहिए कि जिससे कि हम बाद में या भविष्य में हमें किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, कोई भी नुकसान हम ना उठा पाएँ। क्योंकि मामला क्योंकि खुद से जुड़ा नहीं होता है, क्योंकि पर्सन एट लार्ज का मामला होता है। क्योंकि जो हस्बैंड होता है उसमें जो 498A के जो केसेस जो दर्ज होते हैं, अब तो 498A जो उसको तो समाप्त हो गया है, पुराने जो आईपीसी में जो नया लॉ बना है भारतीय न्याय संहिता उसके अंतर्गत उसमें नए रूप में उसको परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत अगर जो इस तरीके की जो अपराध में अगर जो क्योंकि हस्बैंड उसका और उसके परिवार सभी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इसीलिए उसको सही रूप से सही तरीके से उसको संतुष्ट होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं और उसको किस रूप से हम करने जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जब सेटलमेंट होता है तो सेटलमेंट में सबसे पहले ज़रूरी बात ये होती है पति पत्नी के बीच में कि जो हम सेटलमेंट कर रहे हैं उसमें क्या क्या हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उसको मेंशन करें, किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हम उसको वन टाइम सिंगल सेटलमेंट जो अमाउंट है एलिमनी के रूप में वो भी हम पत्नी को दे रहे हैं, जिसके फलस्वरूप और ये चीज़ तय की जाती है कि हम आपको जो भी आपको पैसा चाहिए, जो भी आपको एलिमनी के तौर पे जो आपको चाहिए वो हम दे रहे हैं कि और उसके बदले में हमें जो आपने जो मुकदमे प्रस्तुत किए गए हैं डीवी एक्ट के हों या 498A आईपीसी में जो अब बदल के भारतीय न्याय संहिता हो गया है और सेक्शन 12 डीवी एक्ट के अंतर्गत जो भी मुकदमे आपने प्रस्तुत किए गए हैं उनको सुलह समझौता के आधार पे पत्नी उसको सही रूप से और पूर्ण रूप से उसको ख़त्म कराएगी, जिससे कि हस्बैंड और वाइफ, क्योंकि हस्बैंड तो चाह रहे हैं कि जो मुकदमे जो बिल्कुल ख़त्म हो जाने चाहिए और उसमें वाइफ भी बिल्कुल सहयोग करेगी, लेकिन इसमें कॉन्ट्रडिक्शन या डिस्प्यूट तब अराइज हो जाता है कि अगर जो दोनों में एग्रीमेंट तो हो गया है कि हम एलिमनी लेके आपके सारे जो मुकदमे हैं जिसमें हस्बैंड आरोपित होता है, क्योंकि सही रूप से सही तरीके से हस्बैंड के विरुद्ध सारे मुकदमे फाइल किए जाते हैं, जिसके आधार पे ये उनके एश्योरिटी दिलाई जाती है कि हस्बैंड को हम हर तरीके से जो भी उसके केसेस हैं उनको हम वापस लेंगे, सुलह समझौता के आधार पे उसको हम ख़त्म करा देंगे। लेकिन जो एग्रीमेंट तैयार होता है तो सबसे पहले दोनों के बीच में अगर जो कोई सुलह समझौता की बात हुई है तो उसको दोनों अधिवक्ताओं के माध्यम से बिल्कुल सुलह करानी चाहिए। क्योंकि आप दोनों के बीच में अगर जो कोई सुलह समझौता होती है, अगर दोनों में कोई भी पक्ष अगर जो अपने बात से हट जाता है या विफल हो जाता है तो उसके लिए जिम्मेदारी किसी की भी नहीं बनती है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम अगर जो हस्बैंड एंड वाइफ में आपके अधिवक्ता के माध्यम से इस तरीके का सुलह समझौता अगर जो तैयार किया गया है तो उसको बतौर समझौता पत्र यानी कि एग्रीमेंट के रूप में उसको एग्जीक्यूट अवश्य करानी चाहिए। और एग्रीमेंट में आपको अपने सारे तथ्य और आपको अपने सारे फैक्ट उसमें मेंशन करना है कि कब कब हम क्या क्या करेंगे, म्यूचुअल डिवोर्स फाइल करेंगे या कंटेस्टेड डिवोर्स में हम उसको आगे प्रोसीड करेंगे या हम किस तरीके से कौन से वाद में कब हम अपीयर होंगे, डीवी एक्ट में क्या हम एलिमनी लेंगे या 125 सीआरपीसी में जो एलिमनी लेते थे उसमें क्या हम अमाउंट लेंगे। इन सब सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए ये आपको लिखित रूप में मेंशन करना है और इसके साथ में कौन कौन से हम मुकदमे वापस लेंगे, ये सभी मुकदमे वापस लेंगे, ये सारे तथ्य ये सारी शर्तें आपके एग्रीमेंट में लिखी हुई चाहिए, जिसके आधार पे आपका एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया जाएगा और उसी के आधार पे जो एग्रीमेंट जो सुलह समझौता हुआ है उसी के आधार पे हस्बैंड या उसके रिलेटिव को बेल मिलती है और उसी के उपरांत क्योंकि बिना बेल के किसी भी मुकदमे में कोई भी शुरुआत नहीं की जा सकती है। तो सर्वप्रथम सुलह समझौता के आधार पे पत्नी के द्वारा जो प्रस्तुत जो वाद है उसमें पति या उसके रिश्तेदारों को जो भी उसने एंगेज किए हैं या जो भी आरोपित हैं उनको सभी रूप से उनको बेल मिलने का पूरा प्रावधान मिलता है। और इसके साथ में अगर जो आपने एग्रीमेंट में ये मेंशन किया हुआ है कि हम म्यूचुअल डिवोर्स फाइल करेंगे या कंटेस्टेड डिवोर्स जो फाइल है उसी में आगे प्रोसीड करेंगे और एलिमनी का क्या अमाउंट रहेगा और उस अमाउंट को आपको अपने एग्रीमेंट में जरूर मेंशन करना है कि वो हम कि उस एग्रीमेंट में जो एलिमनी का जो अमाउंट लिखा हुआ है और उस अमाउंट को हम कब देंगे और कितना देंगे और किस तरीके से देंगे, इन सब सारी चीज़ों को अवश्य आपको अंकित करनी चाहिए। जिसके आधार पे अगर जो क्योंकि सामान्यतः तौर पे मैंने प्रैक्टिकली प्रॉब्लम फेस किया है कि अब जो देखने को मिलता है कि
क्या क्या उसमें परिणाम निकल के सामने आते हैं। हस्बैंड ने तो सारी एलिमनी भी दे दी है, सारे केसेस ख़त्म करने के लिए उसमें एश्योरिटी भी दे ली, पत्नी ने भी दे दी, लेकिन उस एग्रीमेंट का अगर जो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है, पत्नी अपने मायके चली जाती है या वो दूसरा विवाह करके अन्य किसी स्थान पर चली जाती है, तो उस स्थिति में हस्बैंड के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा कि किसी भी तरीके से जो वाद जो पत्नी के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं उनसे उनको मुक्ति मिल जाए। क्योंकि इसी के आधार पे जब अगर जो एलिमनी आपने अपनी पत्नी को सारी दे दी है, तो फिर वो किसी भी तरीके से अपने बयान देने के लिए जो और मुकदमे जो प्रस्तुत है उसमें वो कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, उसको आवश्यकता महसूस होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम मैं बार बार कहते हुए आया हूँ कि अगर जो आपने एलिमनी का अमाउंट फिक्स किया है, तो अगर जो आपने म्यूचुअली डिवोर्स भी फाइल किया तो म्यूचुअल डिवोर्स में उसके फर्स्ट मोशन पे आपको अपना हाफ अमाउंट पेड करना है, और साथ में जो एश्योरिटी वाइफ ने दी है कि उसके द्वारा जो प्रस्तुत सारे वाद और सारे विवाद सब खत्म किए जाएंगे और उनको समाप्त किया जाएगा, तो जिसके आधार पे आपको भी एश्योरिटी के रूप में उसको हाफ अमाउंट आपने पेड कर दिया। और जब पत्नी आपके सारे वाद और सारे विवाद जो आपके रिश्तेदार इंगेज हैं उनमें वो बयान देके उनको सुलह समझौता के आधार पे उनको जब वो समाप्त कर देगी, जो एग्रीमेंट के आधार पे म्यूचुअल डिवोर्स फाइल किया उसमें सेकंड मोशन में, तभी आपको साइन करने चाहिए। अन्यथा अगर जो आपने डिवोर्स दे दिया, साइन कर दिया और एलिमनी भी आपने दे दी, तो पत्नी एलिमनी और डिवोर्स की डिक्री लेके चली जाएगी आपके विरुद्ध या आपके परिवार के विरुद्ध। जितने भी मुकदमे पेंडिंग हैं वो एज इट इज़ बिल्कुल वैसे ही बने रहेंगे, और जिसके आधार पे आप उसके परिणाम होंगे वो आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। और इस तरीके से ये जो सारे प्रोसेस जो हमने बताए हैं और इन सारी जो एक्टिविटी अगर जो पत्नी के द्वारा की जा सकती है, तो अगर जो आपने वीडियो में देखा है तो इस तरीके की अगर जो आपने जानकारी ली है तो इससे आप अवेयर रहिए, सतर्क रहिए और इस तरीके की जानकारी को संकलित करके रहिए। ये भविष्य में इस तरीके की घटनाएं अगर जो कारित होने वाली है तो उसमें इस तरीके की जो जानकारी है वो आपको लाभ देंगी। और इसी के साथ में मैं बताना चाहूँगा कि अगर जो आपने इस तरीके की अगर जो एक्टिविटी से अगर जो कारित की गई हैं पत्नी के द्वारा, उनसे अगर जो आप बचे रहते हैं तो भविष्य में आपको भी किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होगी। और आज का वीडियो यहीं तक ही है, इतना ही है। मिलते किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए आपके साथ। और आपने अगर जो वीडियो अंत तक देखा है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और लाइक करिए और साथ में कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अगर जो आपकी कोई क्वेरी है, कोई आपकी जिज्ञासा है, क्या अगर जो कोई आपकी कोई निजी जानकारी है जिसमें आप सलाह लेना चाहते हैं, तो संपर्क करने का माध्यम नंबर हमारा स्क्रीन पे है, आप उसको फॉलो करके आप हमसे एडवाइस ले सकते हैं। और इसी आशा के साथ अगर जो आपने वीडियो अंत तक देखा है, पूरा भी देखा है, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।